देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि पुराने सियासतदानों से मुतालबा करता हूँ सियासत छोड़ दें। आज चित्राल में खड़े होके उन्होंने आसफा भुट्टो के बारे में भी ये कहा कि उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी पुरानी सीट है, यहाँ से इलेक्शन लड़ें। साथ ही साथ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने एतराज़ किया कि वो पुराने जो लोग हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, वो पुरानी सियासत कर रहे हैं जिसने मुल्क को तबाह किया है। आजकल मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि पुराने सियासतदान अपनी सियासत छोड़ दें। सवाल है कि पुराने सियासतदानों में क्या उनके वालिद मोहतरम का भी नाम शामिल है? क्या वो इशारा अपने वालिद मोहतरम की तरफ भी कर रहे हैं, या फिर ये इशारा सिर्फ उन सियासी जमातों के बुजुर्गों की तरफ है जो उनकी इस वक्त ओपोजिशन की जमातें हैं या उनके ओपोजिट जमातें हैं? दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि ये मेरा ही नहीं मुल्क बल्कि नौजवानों का मुतालबा है। नौजवान पूरे पाकिस्तान की 70% आबादी है, तो बुजुर्गों का एहतराम करता हूँ, मुझे यही सिखाया है। हम पीटीआई की तरह गाली नहीं देना शुरू कर देंगे। गाली तो नहीं दे रहे आप, लेकिन इल्जामात की बौछार एक तरफ है। दूसरी जानिब देखें तो ये भी उन्होंने कहा कि पीडीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो जाती दुश्मनियों पर थी, इसलिए कामयाब नहीं हो सके। अब ये जाती दुश्मनियां किसकी किसके साथ थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरग होगी समेत 29 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की कहीं सिफारिश की जा रही है, तो कहीं पीटीआई के ही लोगों की जो है पुराने ईसीएल के में से नाम निकालने की भी रिक्वेस्टें की जा रही हैं। शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हुआ है कि दूसरी जानिब पीटीवी पे पार्लियामेंट हमला केस में तफ्तीशी अफसर ने असद उमर के खिलाफ केस वापस ले लिया है। ये कुछ आईनी और कानूनी मामला है जिनकी कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूसली पैरवी हो रही है केसेस की। तो साइफर केस का ट्रायल कलअदम होने पर जस्टिस तारिक का रिमार्क सामने आया कि इमरान के वकील से मुकालबा ये हुआ कि आप इसका नुकसान उठाएंगे या आपका नुकसान हुआ है। जहां हम बात करें सियासी मंजरनामे की, वहीं पे स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी गई है। आज 100 इंडेक्स पहली बार 55,000 की ऊपर की सतह उबूर कर गया, ऑलमोस्ट 60,000 तक पहुंच गया है ये। और इसी तरह रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है, डॉलर मजीद सस्ता हुआ है। और एक तासुर तो यही नजर आता है कि इस मौजूदा केयरटेकर सेटअप में अच्छे नताइज मिले हैं। तो लोग सवाल करते हैं अगेन कि जी केयरटेकर सेटअप जब होते हुए ये अच्छे इशारे मिल सकते हैं, तो व्हाई नॉट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कैन टेक दोज मेजर्स हु कैन ब्रिंग अ वाइटल चेंज फॉर द इकोनॉमी, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सब पे जी बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, नून लीग से, सेंटर कामरान मुर्तजा साहब होंगे जेयूआई से, और अली नवाज महर होंगे पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों का खुशामदीद कहूंगी। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेशुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, आपकी तरफ आऊंगी सबसे पहले। राना साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, सियासी मंजरनामा भी शुरू हो चुका है, लेकिन जहां सियासी मंजरनामे की बात है वहीं पर अब पीपल्स पार्टी ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जी पीडीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो जाती दुश्मनियों पर थी, इसलिए कामयाब नहीं हो सके। क्या वाकई ऐसा था? देखें, जो पीडीएम की हुकूमत थी वो तो एक कोलिशन हुकूमत थी, और उसके अंदर तो सबको साथ लिया गया, और इतनी बड़ी कोलिशन हुकूमत शायद ही पाकिस्तान की तारीख में हो जिसने हुकूमत चलाई हो। तो मैं समझता हूं कि ये इल्ज़ाम कि हमने किसी से ज़ाती दुश्मनियां ली, सब जानते हैं कि खान साहब जो हैं उनके पास जो एक जमहूरी रास्ता था वो ये था कि वो अपोजिशन करते, नेशनल असम्बली में केपीके की हुकूमत चलाते, पंजाब की हुकूमत चलाते, लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया। उनका रास्ता था कि वो आलमी साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत, मीर जाफर, मीर सादिक, नफरत की सियासत, और फिर 9 मई का वाकया जिसमें फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर वो हुए। तो ये उनके जो आज जो अगर उन पर कोई केसेस हैं या वो फंसे हुए हैं, तो वो अपने अमाल की वजह से फंसे हुए हैं। तो आज पीएमएलएन जो है वो तो सिंध लड़ने तो नहीं गई, उन्होंने तो लोग अपने साथ जोड़े। अगर हम बलूचिस्तान गए तो हमने लोग अपने साथ जोड़े, अगर हम केपी के गए तो हमने अपने साथ लोग जोड़े। तो हम तो समझते हैं कि पीएमएलएन तो मफामत की सियासत कर रही है। पीएमएलएन तो
कंसेंसस की सियासत कर रही है। तो ये इल्जाम जो हैं वो बेबुनियाद हैं और मैं नहीं समझता कि इनके अंदर कोई गहराई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, आपने कहा कि इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ये बार बार ये भी टॉन्ट आ रहा है और बहुत भरपूर टॉन्ट आ रहा है कि जी जो पुराने लोग हैं उनको रिटायर हो जाना चाहिए। वो कह रहे 70% आबादी, अच्छा जो एक फैक्ट है, चले 70% पॉपुलेशन के हमारे पास इस वक्त जनरेशन जी पे मुकीत है और ये पाकिस्तान के लिए एक एट अ टाइम ब्लेसिंग भी है। अभी मैं पिछले दिनों जब शहबाज शरीफ साहब से मिलने गई उस वक्त भी ये बात हो रही थी और बड़े अच्छे अंदाज में दे आर वेरी कंसर्नफुल अबाउट इट। लेकिन बिलावल साहब इस बात की बार बार एलिगेशन लगाते हैं कि जी 70% आबादी नौजवानों की, तो नौजवान को आगे आना चाहिए अब और पुराने लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। देखिए, जमहूरियत तो मुकाबले का नाम है और अगर वो समझते हैं कि वो मुकाबला कर सकते हैं तो फिर उनको किसी को रिटायर कराने की जरूरत नहीं है। वो अवाम की समझ बूझ के ऊपर ये मामला छोड़ें और इस चीज पे उम्मीद रखें कि वो नौजवान को जो है इलेक्ट कर लेंगे। जहां तक बात है कि 70% पॉपुलेशन नौजवानों की है, वो बिल्कुल हकीकत है और PMLN इसका इदराक रखती है और मियां नवाज शरीफ का यही ख्याल है कि हमने सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बलियों में हमने एक नुमाया जो हिस्सा है वो नौजवानों को इस दफा हमने टिकट देना है और उनको काबीना का भी हिस्सा बनाना है। उसके साथ साथ अभी जो मंशूर कमेटी बनी थी उसमें भी एक अक्सरियत जो है वो नौजवानों की है। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जहां तक रिटायरमेंट की बात है तो बिलावल साहब बजाय कि उनसे रिक्वेस्ट करें या अवाम को ये कहानियां सुनाएं, उनको चाहिए कि अगर वो इतना जो है दम खम रखते हैं तो इलेक्शन के अंदर उनको रिटायर करा दें। तो ये दरखास्त करने की उनको क्या जरूरत है। तो बाकी मैं समझता हूं कि अवाम जो है वो इसका फैसला करेगी कि उनको तजर्बाकार सियासी लीडर चाहिए या नौजवान चाहिए। उसका फैसला 8 मई को हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। आप देख रहे हैं माशी सूरत हाल, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है मौजूदा सूरत हाल में, माजी की जो हुकूमतें हैं PDM की सियासी जमातें, जिस पर बिलावल साहब खुद भी तनकीद कर रहे हैं, अपनी हुकूमत होते हुए भी थे, वो खुद फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, लेकिन बावजूद इसके वो बार बार आपको कह रहे हैं, महंगाई लीक तक का नाम दे दिया उन्होंने। अभी हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो इकोनॉमी के जो हालात हैं, और अगर देखा जाए स्टॉक मार्केट को, देखा जाए डॉलर और रुपए की कंपैरिजन को और उसकी रेट को, तो उस सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, सर्टेनिटी आ रही है। एक तासुर ये भी है कि जी अगर मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है, अगर वो डॉलर के रेट को नीचे ला सकते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में तेजी ला सकते हैं, वो सोने के प्राइस कम कर सकते हैं, वो स्मगलिंग रोक सकते हैं, तो व्हाई नॉट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जब जो कि इलेक्ट होके अवाम के वोट से आती हैं, वो इन चीज़ों पे काम क्यों नहीं करती? देखिए, बड़ा आपका अच्छा सवाल है और इसका जवाब बड़ा सिंपल है। पहले वाले हिस्से का मैं जवाब दे देता हूँ कि बिलावल साहब का ये कहना कि हम महंगाई लीक थे, देखें अवाम आज बेवकूफ नहीं है। वो जानते हैं कि जब आप कोalition का हिस्सा थे और आप इक्तदार में थे तो तब तो आप तारीफें करते थे कोalition की और शहबाज शरीफ की, और आपने तो किसी काबीना के अंदर कोई डिसेंटिंग नोट नहीं लिखवाए और सारे फैसले कैबिनेट करती है, वजारतें नहीं करती। तो हर फैसले में आप शामिल थे। तो आज आप कहें कि उसकी जिम्मेदारी हमारे पे नहीं है, जो हमने किया वो अच्छा, जो उन्होंने किया वो बुरा, तो अवाम इसको हजम नहीं करेगी। तो ये बड़ा वीक बयानिया है बिलावल साहब का। अब दूसरा आपका सवाल कि हम क्यों नहीं बेहतरी ला सके। ये जो बेहतरी आपको नजर आ रही है, स्टॉक मार्केट, डॉलर मुस्तहकम या रुपया मुस्तहकम हो गया है और जो कदरे, इसकी वजह है हम लोग वो वाहिद हुकूमत थे PDM की जो जाते हुए IMF का मुआहदा एक तो हम बहाल कर गए और आखिरी हफ्तों में भी बिजली भी महंगी की, पेट्रोल भी महंगा किया, गैस भी महंगी की। तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद थी कि हम भी बिजली सस्ती कर देते, गैस सस्ती कर देते, पेट्रोल सस्ता कर देते और एक आर्जी फील गुड फैक्टर दे देते, जिससे IMF का मुआहदा टूट जाता और मुल्क जो है वो माशी खाई में फिर से गिर जाता और हम भी सुरंगें बिछा के हम चले जाते। तो ये जो बेहतरी आज आप देख रहे हैं वो आपको नजर ना आती। जब हमें हुकूमत मिली थी तो बिजली बढ़ाने का फैसला था, बिजली सस्ती कर दी गई। जब हमें हुकूमत मिली थी तो IMF का इन्होंने अभी मिनी बजट अनाउंस किया था और इन्होंने 300-400 अरब के टैक्स लगाए थे और इन्होंने 200 अरब की सब्सिडी एमनेस्टी स्कीम जो है वो अनाउंस कर दी।
इन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया जबकि समरी थी कि 50 रुपए पेट्रोल महंगा करना है। तो आप जाते जाते मुल्क को एक खाई में फेंक के गए जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आई। अगर यही हरकत हम भी करते तो आपको आज की बेहतरी ना नजर आती। हमने ये हरकत नहीं की, हमने रियासत को मुस्तहकम करके हम गए। हम आखिरी हफ्तों में भी मुश्किल फैसले, अनपॉपुलर फैसले करके गए, और यही आगे का रास्ता भी जो है। देखें, जब आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते हैं तो वो पेनफुल होती हैं, लेकिन उस आर्जी पेन के बाद आसानी आती है। अगर आप रिलीफ कर्जे के ऊपर देंगे, कर्जा लेके आप रिलीफ देंगे तो अवाम को सूद के समेत वापस करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जो बेहतरी है, ये पहले भी 2013-18 में भी लोगों ने देखी, जब महंगाई की शरह 5% से नीचे थी। और इंशाल्लाह अगर हमें दोबारा मौका मिला तो हम समझते हैं कि इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है जिसको हम जरूर तरक्की की रास्ते दोबारा इस मुल्क को लेके जाएंगे, महंगाई को काबू करेंगे और लोगों के लिए मौके पैदा करेंगे कि वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो बड़े, फूले, फैले और ग्रो करे। ठीक हो गया है। गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी है, मैं मजीद भी आगे बढ़ूंगी, लेकिन मैंने यहाँ एक लेना है ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक है, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और कमर्शियल ब्रेक पे जाना जरूरी होता है, इसलिए हम गए हुए थे। अब मैं वापस अपने दीगर मेहमानों की तरफ भी बढ़ती हूँ। जी, अली नवाज महर साहब की तरफ जाऊंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अली नवाज महर साहब, हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और आज भी उन्होंने की है कि पुराने सियासतदान जो हैं वो रिटायर हो जाएं, सियासत छोड़ दें, घर पर बैठें, मदरसे में बैठ जाएं, अब काम हमने करना है। तो देखिए, लोग तो ये सवाल करते हैं कि पुराने सियासतदानों में तो इज्जत माब जनाब जदाई साहब भी आते हैं, तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आखिरकार? वो क्या सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, या फिर अपने घर में भी इशारा कर रहे हैं? बस मेरे ख्याल में बिलावल साहब जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि आप नौजवानों को मौका दें, और उसमें सियासतदान तो सारे सीनियर आ जाते हैं जो 2-2, 3-3 बारियां ले चुके हैं जी। अगर बिलावल साहब कह रहे हैं कि आप नौजवानों को बारी दें तो ये तो एक अच्छी बात है, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि बाकी लोग यानी पुराने लोग जो हैं वो सियासत छोड़ दें या वो अपना काम न करें। बिलावल साहब ने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए बात की है और बाकी चीज़ों के लिए कहा है कि आप अभी नौजवानों को आगे लाएं, और इतने बड़े मुल्क में जाहिर है हमारी इतनी पॉपुलेशन है, तो नौजवानों की नुमाइंदगी बिलावल साहब करना चाह रहे हैं, और ये तो एक अच्छी बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है। मैं भी राना एहसान अफजल साहब से भी बात कर रही थी, और वो भी यही बात कर रहे थे कि जो काबीना के फैसले होते थे, क्योंकि अब तो ऐसा है ना कि पीपल्स पार्टी ने, और ना सिर्फ पीपल्स पार्टी ने बल्कि बिलावल साहब ने डायरेक्टली हिट कर दिया है ना कि देखिए कि ये तो ख़ास तौर पे जो आज उन्होंने बात की है इस हवाले से कि जो काबीना के फैसले होते थे उसमें तो देखिए पीपल्स पार्टी भी शामिल होती थी वफाक में। अब वो कहते हैं कि पीडीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो ज़ाती दुश्मनियों पे थी, इसलिए कामयाब नहीं हो सके। तो जो भी पार्लियामान में या जो भी काबीना में फैसले होते थे उसमें तो आप लोग शरीके जुर्म कहूँ या शरीके शामिल कहूँ, सब कुछ थे ना? जी हाँ, बिल्कुल, पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी, मैं ये खुद मान रहा हूँ। लेकिन असल पावर जो थी, जाहिर है पीपल्स पार्टी को वहाँ कैबिनेट में एक छोटा सा शेयर मिला हुआ था। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी शहबाज शरीफ साहब थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उनके पास था, और काफ़ी सारे जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे उनके पास थे। IMF से भी वही डील कर रहे थे। तो बिलावल साहब ने यही कहा है कि ज़्यादा जिम्मेवारी तो उनकी बनती है ना, जो फैसले लेते थे। कैबिनेट में ज़रूर बातें कुछ आती होंगी, वो भी पीपल्स पार्टी अपनी जगह पे उसमें शामिल जरूर थी, लेकिन मेजर शेयर जो था वो मुस्लिम लीग नून के पास था। अच्छा, मेजर शेयर जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास था। राना एहसान अफजल साहब, मेजर शेयर आपके पास था, बार बार यही बात आती है, खास तौर पे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि जी इकोनॉमी का मामला तो उनके हाथ में था, वजीर खारजा क्या करते हैं? देखिए, हम तो ओन करते हैं उन 16 महीनों में, और हम तो कहते हैं हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। हम तो कहते हैं कि जो मुल्क माशी तौर पे खाई में गिरा हुआ था उसको हमने एक सिम दी जिसके अंदर अब वो रिकवर कर रहा है। तो ये हम तो ओन करते हैं।
देखें, और जब ये हुकूमत में थे ये भी ओन करते थे, लेकिन सिर्फ क्योंकि अब इलेक्शन है, देखें ये बात समझ में आती है, क्योंकि इलेक्शन है, हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, तो ये जो बयानिए आप ले रहे हैं कि जी ये तो महंगाई लीक थी, फलाना था, धमकाना था, मैंने तो आपको बड़े डिटेल में बताया कि अवाम इसको नहीं बाय करेगी, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको कैबिनेट चलाती है, और कैबिनेट में आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर हो भी तो फैसला फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करता, फैसला कैबिनेट करती है, और कैबिनेट में अगर आप चाहें कि किसी फैसले के आप खिलाफ हैं तो आप डिसेंटिंग नोट लिखवा सकते हैं कि ये फैसला ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको इस तरीके से होना चाहिए। आपने डिसेंटिंग नोट नहीं लिखवाए, आप हर फैसले में साथ खड़े हुए, आप तारीफें करते थे। तो आज हमें समझ आता है कि क्योंकि इलेक्शन है तो आप वो सारा जो भार है या वजन है आप हमारे ऊपर डाल दें, हमें ये चीज समझ आती है, लेकिन अवाम जो है इस चीज बयानिए को नहीं मानेगी कि जी आप क्रेडिट जहां लेना है वो ले लें और जहां ब्लेम है वो आप दूसरे को दे दें, उससे खुद आप हल्के नजर आते हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो ओन करते हैं कि हमने रियासत को बचाया डिफॉल्ट से, और हम बेहतरी लेके आए, अगली सिमत हमका तयन कर लिया कि वो मुल्क को किस तरीके से बेहतरी की तरफ आपने लेके जाना। सही। अली नवाज बहर साहब, डिसेंडिंग नोट की जहां बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसेंडिंग नोट्स नहीं आए, अगर इख्तिलाफात थे काबीना में, बैठे तो थे, हुकूमत थी, ढेर सारे वुजरा थे, ये कोई एक दो की बात नहीं है पीपल्स पार्टी से, तो वहां ये भी तो हो सकता था, जो पैटर्न बता रहे हैं अभी राना साहब, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता था। बिल्कुल, वो भी किया जा सकता था, कैबिनेट में भी बातें होती थी, उसके अलावा भी जाहिर है एक गवर्नमेंट थी, एक सिस्टम था, तो उसमें बिलावल साहब भी और जरदारी साहब का बड़ा अहम रोल था। ये तो आप देखें ना, इमरान खान साहब को भी हटाने में भी जरदारी साहब का ज्यादा अहम रोल था, तो उन्होंने तो ये सारा सेटअप बनाया ना, लेकिन फिर आखिर में हालात कुछ ऐसे हो गए कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादातर लग गए वो नवाज शरीफ को लाने में, उनका यानी आगे मैदान साफ करने में, कि उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे हमें आज नजर आ रही है, जैसे ये प्रोटोकॉल सारा नजर आ रहा है, तो वो इस पे ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। बाकी मैं तो ये मान रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा थी, लेकिन ज्यादा जो फैसले करते थे शहबाज शरीफ साहब, एक तो अपने हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से, नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से भी उनकी तवज्जो काफी थी, और मेजर जो शेयर था उनके पास था, तो फिर जाहिर है डिसीजन तो जो भी हुए वो आपके सामने है। और जैसे आप कह रहे हैं कि आप खुद ऑन भी कर रहे हैं, तो ये तो इलेक्शन इंशाल्लाह अभी होंगे तो पीपल्स पार्टी भी अवाम में जाएगी, वो तो कोई मसला नहीं है, जाहिर है फैसला अवाम करेंगे किसका यानी साथ देते हैं, किसको कामयाब करते हैं। अच्छा अली नवाज बहर साहब, ये भी बताइएगा, अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि अवाम फैसला करेंगे, मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है अवाम फैसला करेंगे, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है अवाम फैसला करेंगे, लेकिन उसके बावजूद एक जो है ना, मतलब बेचैनी सी और दिखाई देती है पीपल्स पार्टी में, जो वो सिलेक्शन भी कह रही है, सेलेक्टेड भी कह रहे हैं शुरू हो गई है, वो ये भी कह रही है कि जी लाडला है, ये तो लाडला प्लस हैं। मैं कल परसों भी एक कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, तो ये तो वही वाले इल्जामात नहीं लगने शुरू हो गए जो पीटीआई के जब हुकूमत बनी उस वक्त पीटीआई पे भी लगे थे आपकी तरफ से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं, मैं भी यही कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है, पीपल्स पार्टी को उस तरह से नहीं दी गई, बाकी पार्टीज को नहीं दी गई। अच्छा, इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई को भी इलेक्शन लड़ना, उसको भी इजाजत देनी चाहिए। हम तो ये चाह रहे हैं कि सबके साथ बराबर का सलूक हो ना। ये जो आप हम लोग कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी कह रही है लाडला या जो भी आप अल्फाज अभी आपने इस्तेमाल किए, ये आपको नजर नहीं आ रहे, उनको तो प्रोटोकॉल मिल रहा है पीएमएल नून को, और सारे लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, सारा उनके लिए माहौल बनाया जा रहा है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई वो आपने खुद देखा, तो सामने हर चीजें नजर तो आ रही हैं, आप खुद भी इस पे गौर करें, आपका ताल्लुक मीडिया से है। आजकल दुनिया में कौन सी चीज ऐसी छुपी हुई है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग तो समझ रहे हैं कि एक तरफ सारी चीजें हो रही हैं, जाहिर है फिर तो लोग सवाल तो करेंगे। एक तो ये सारी टांग आके हम लोगों पे टूट जाती है सब तरफ से, मसला क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, आप समझ रहे हैं ना, आप देख तो रहे हैं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है राना साहब। अगर इसी तरह इलेक्शन होंगे तो फिर कौन मानेगा, अगर वन साइडेड इलेक्शन होंगे। हम तो चाह रहे हैं सबको मौका दे, हम तो कह रहे हैं पीटीआई को भी मौका दें। सही। राना साहब, ये पीटीआई को मौका देने वाला पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, आज मैंने उनकी तकरीर में भी देखा है ये बिलावल साहब की,
कि जी इक्वल एंड ऑपोजिट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ये पीटीआई के हवाले से पीएमएलएन क्या सोच रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड का जो एतराज़ है, जरदारी साहब का तो मौक़िफ़ और है। जरदारी साहब ने तो कहा कि इलेक्शन कमीशन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने जा रहा है, और मुझे पूरा एतमाद है कि ये एक अच्छा इलेक्शन होगा और हम इसके अंदर जो है वो हिस्सा लें। तो दूसरी तरफ बिलावल साहब का जो है वो बयान और है। जहां तक पीटीआई की बात है, देखें, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, लेकिन पीटीआई के पास जो था वो जमहूरी रास्ता अवेलेबल था। पीटीआई अगर चाहती तो वो नेशनल असेंबली के अंदर ऑपोजिशन का किरदार अदा करती, केपीके की हुकूमत चलाती, पंजाब की हुकूमत चलाती, तो आज पीटीआई की पोजीशन कुछ और होती। पीटीआई ने बदकिस्मती से जो रूट लिया वो था इम्पोर्टेड हुकूमत का प्रोपोगेंडा, साइफर के ऊपर झूठी सियासत, और फिर मीर जाफर, मीर सादिक के नारे और नफरत की सियासत, जिससे 9 मई का वाकया हुआ जहां उन्होंने फौजी तंसीबात के ऊपर हमला किया। आज मसला ये है कि खान साहब जेल में हैं अपनी हरकत की वजह से, और उन्होंने पार्टी की क़यादत अपने पास ही रखी हुई, वो किसी पे ना एतमाद कर सकते हैं, तो इस वजह से पार्टी आगे भी नहीं बढ़ पा रही। तो ये इश्यूज पीटीआई के सेल्फ क्रिएटेड हैं और उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। इसमें हमारी तरफ से तो बिल्कुल कोई नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड हो, लेकिन क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगी कि जो चीजें मैंने आपको गिनवाई उसके बाद आपको खुला मैदान मिले कि आप जो मर्जी करें? जाहिर सी बात है, इस मुल्क में कानून है, आपने अगर कानून तोड़े हैं, आपने अगर नफरत की सियासत की है, तो आज आप वो भुगत रहे हैं। तो ये पीटीआई के लिए तो बड़ा क्लियर कट मौकफ है। और बाकी जो पीपल्स पार्टी के इतराजात हैं, पहले वो जरदारी साहब से समझ लें कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो रहे हैं, या बिलावल साहब का मौकफ जो है वो ठीक है। मैं समझता हूं कि इनकी जमात में खुद जो है वो बहुत ज्यादा तजाद है, उसको पहले ठीक कर लें, बाद में फिर फैसला करेंगे कि आगे क्या करें। ठीक है। अली नवाज बहर साहब, मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगी। पहले मैंने राना साहब से भी पूछा था, इस वक्त हम माशी सूरत हाल भी देख रहे हैं, मईशत के किगार पे हम देख रहे हैं कि ये जो इस वक्त मौजूदा केयर टेकर सेटअप है, लोग ये कहते हैं कि जी वो अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर रिवर्स हो गया, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया, गोल्ड नीचे आ गया, स्मगलिंग की रोकथाम रुक गई, उसमें आर्मी चीफ ने भी बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा किया। तो ऐसी सारी चीजों को अमूमी तौर पे अवाम ये देख के कहते हैं कि भाई ये डेमोक्रेटिक जब हुकूमतें आती हैं, वो पिछले 16 माह की पीडीएम की जब हुकूमत थी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। तो अगर एक केयर टेकर सेटअप में हुकूमतें इतने वास्ट लेवल पे विविडली एक्शंस ले सकती हैं जो कि बड़े एविडेंट हैं, तो व्हाई नॉट डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट्स जब वो आती हैं इलेक्ट होके प्रॉपर अवाम के वोट से, वो क्यों नहीं अवाम का ख्याल करते? मैं राना साहब से इत्तेफाक करूंगा इमरान खान की बात पे, वो सही कह रहे हैं। इमरान खान से ये मुल्क नहीं चल सका, इमरान खान को सिस्टम सारा चलाना ही नहीं आया, वो बातें सब अपनी जगह पे हैं। और नवाज शरीफ साहब आए हैं तो हम तो कह रहे हैं, हम तो उनको वेलकम करते हैं। जरदारी साहब, बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी यही चाह रही है कि सबको बराबर मौका दिया जाए। और रही बात जो अवाम के पास सबको जाना चाहिए, फिर जो अवाम फैसला करे, जिसको अवाम इलेक्ट करके भेजें, असेंबलीज में लोग आए, फिर बेशक वो गवर्नमेंट बनाएं। और रहा सवाल जो आपने कहा केयर टेकर सेटअप के बारे में, तो पाक फौज का तो माशाल्लाह इस मुल्क में बहुत एक अहम किरदार है, और वो सारे यानी एजेंसीज वगैरह भी यही चाह रही हैं कि इस मुल्क में कोई बेहतर सेटअप आए। और आर्मी चीफ साहब की जो कोशिशें हैं वो भी यही है कि मुल्क को इकॉनमी के हिसाब से यानी मजबूत किया जाए, मुल्क के हालात बेहतर हों, ये तो हर कोई चाह रहा है। लेकिन रही बात जो आपने कही केयर टेकर सेटअप की, तो मैं तो कम से कम अपनी पार्टी की तरफ से कहूंगा, या मैं अपनी जात के हवाले से कहूँ कि मैं केयर टेकर सेटअप से मुतमिन नहीं हूँ, वो डिलीवर कुछ नहीं कर रहे हैं। या आप ओवरऑल बात करें फेडरल में भी, वफाक में भी, या सिर्फ सिंध के लेवल पे आप उसको देखते हुए बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी? क्योंकि पीपल्स पार्टी नाला है सिंध के लेवल पे, ये आई नो दैट, मगर क्या फेडरल में भी आप समझते हैं कि ऐसा ही है, जो ये डॉलर, स्मगलिंग, इस मईशत, इस पे आप समझते हैं कि कोई असरात नहीं हुए? नहीं, असरात हुए हैं जी। आपकी आवाज थोड़ी मैं नहीं सुन सका हूँ, आपकी आवाज कट गई। असरात हुए हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप सिंध के लेवल पे पूछ कह रहे हैं सर खाली, यानी कि सिंध में जो केयरटेकर काबीना है, या फिर फेडरल में भी कह रहे हैं आप? फेडरल की बात करें जी।
मैं फेडरल की बात भी कर रहा हूँ और सिंध की बात ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ। और ये डॉलर जो नीचे लाया गया है ये फिलहाल टेम्परेरी है। जब ये इलेक्शंस होंगे 8 फरवरी को, फिर आप देखेंगी कि ये डॉलर फिर बढ़ेगा। ये सिर्फ इसको टेम्परेरी मैनेज किया गया है। अभी काफी सारे मुल्क के मसाइल हैं और मैं यही चाह रहा हूँ कि सब सियासतदानों को मौका दिया जाए और इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों और सबको मौका दें कि सब असेंबलीज में आएं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। उसमें पीटीआई भी शामिल हो, उसमें नून लीग भी हो, उसमें पीपल्स पार्टी भी हो, उसमें यानी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी हो, जितनी भी पार्टीज हैं सबको फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका दिया जाए। मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, सब जब असेंबलीज में आएंगे वो फिर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये केयर टेकर सेटअप वाले ज्यादा नहीं कर सकेंगे कुछ डिलीवर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नाज़रीन आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून। वेलकम बैक। मैं ब्रेक पे जाने से पहले राना एहसन अफजाल साहब और इल्नवाज महर साहब से बात करी थी और अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच हम सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब को आगाज़ से जो है वो शामिल गुफ्तगू नहीं कर सके, लेकिन अब मैं उनकी तरफ जाऊंगी। उन्होंने अभी प्रोग्राम ज्वाइन किया है और उनसे जानूंगी JUI का मौक़िफ़ जो है। थैंक यू सो वेरी मच सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सेंटर साहब, JUI मुस्लिम लीग नून के साथ मिल गई है, सीट एडजस्टमेंट पे भी बात हो रही है, मिलके चलने की बात भी हो रही है, इलेक्शन के हवाले से भी हो रही है, लेकिन जिस तरह के ताबड़तोड़ हमले पीपल्स पार्टी कर रही है इस वक्त मुस्लिम लीग नून पे, आप उसको कैसे देखते हैं? दो के कल मैंने देखा मौलाना साहब ने कहा भी कि जो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बात है वो उसमें थोड़ी नरमी रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जैजरेट करके जो है नहीं करनी चाहिए। तो क्या अब फर्दर आपको नज़र आ रहा है आगे हो रहा है? और मैं चाहूँगी थोड़ा सा इस पर कॉमेंट कर दें। देखिए, इत्तेफाक सिर्फ इस हद तक हुआ है कि आगे मिलकर एक अच्छे चैलेंज दिया और इस पर कमेटी लेवल से जना बातचीत हमारी तरफ से कमेटी में से एक आध नाम जो है वो सजेस्ट हुआ था। उनकी कहा था कि हम कमेटी बना के जो है वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्या कह रहे सेंटर साहब? आपकी आवाज़ कट रही है। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, शायद इसकी आवाज़ कट रही है। जी जी, दोबारा मैं चाहूंगी कि आप इसको दोहरा दें जरा सा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मियां साहब आए थे, साथ जी और मरियम अच्छा, गालिबन आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, दोबारा कोशिश करते हैं कॉल मिलाने की और रब्ता करने की, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि जो आवाज़ जो है वो बहुत कट कट के आ रही है उनकी। कुछ मरियम बीबी के बारे में शायद कुछ कह रहे थे मेरे ख्याल से गालिबन, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझ सकी। अहम मामला है इस वक्त सियासी सर तोड़ने का, तबले जंग बज चुका है जनरल इलेक्शन 2024 का, और इसमें पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल है। पुरानी जमातें इस वक्त सामने हैं, जो 2018 की जमात थी वो इस वक्त बिल्कुल बैक फुट पे है। कौन किसके साथ इत्तेहाद बनाएगा, कौन आगे इलेक्शन में जाके विनिंग पोजीशन पे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के 25 करोड़ 24 करोड़ जो आबादी है उसकी एक नई दिशा, एक नए सरबरा, नए उसको समझाने वाले, मिलाने वाले, लेके चलने वाले कौन होंगे, ये बहुत अहम सवाल है और इसी पे भी बात हो रही है जी। और आपस के जो एक दूसरे के हवाले से दाव पेच हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बौछार है वो भी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि लग रहा है वाकई कि इलेक्शन का जो मैदान है वो सज रहा है, क्योंकि इस इलेक्शन के मार्के में अब सब एक दूसरे के आमने सामने हैं और अब बात उस प्यार और मीठे अंदाज में नहीं हो रही जैसे अब से कुछ महीने पहले, चंद दिन पहले, कुछ महीने पहले हो रही थी। घी शक्कर थे सारे आपस में और एक PDM की हुकूमत थी जो कि अब टूटती हुई नजर आ रही है, वो घी शक्कर वाली कहानी। मैं वापस जाती हूँ, सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सेंटर कामरान साहब, आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी मुझे बोल रही है, अब मैं जानना चाहूँगी कि ज़रा दोहरा दीजिए। जी, ऐसा है कि कल मियां साहब आए थे, मियां नवाज शरीफ और उनके साथ शहबाज शरीफ साहब भी थे, मरियम बीबी भी थी और मरियम औरंगजेब भी थी। ये बातचीत हुई है मगर बहुत मुख्तलिफ उसमें बात इस हवाले से, मगर कम से कम इत्तेफाक ये है कि आगे मिलजुल के चलेंगे। कमेटीज जो है ना वो इस बात को आगे लेके चलेंगी और कमेटीज की सतह पे ये मामला डिसाइड होगा। हमारी तरफ से मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो कमेटी को हेड करेंगे हैदरी साहब
हमारे जनरल सेक्रेटरी और उनकी तरफ से नाम आने हैं। तो अब ये देखिए कि उनकी तरफ से नाम कब आते हैं और उसमें क्या डेवलपमेंट होती है, मगर कोई ऐसी चीज जिसको हम कोई फाइनल कह सके वो नहीं है। सिर्फ इस इत्तेफाक के कि आगे मिलजुल के चलने पे इत्तेफाक हुआ। ठीक हो गया, राइट। अच्छा, ये भी बताइएगा सेंटर कामरान साहब, एक अमूमी तौर पे हम आजकल देख रहे हैं कि जी डॉलर नीचे जा रहा है, सोने की कीमतों में भी कमी आ रही है, एक स्टॉक एक्सचेंज आज बुलंद तरीन सतह पर था, और स्मगलिंग की रोकथाम है। वो लोग कहते हैं अमूमी तौर पे कि जी जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप है वो बेहतर मेजर्स ले सका है, और उससे वाइटल चेंज भी नज़र आया है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती हैं, वो इसके बावजूद आके वो मेजर्स नहीं ले पाती जो अवामी मफाद में होने चाहिए। और आज बिलावल साहब ने भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है। उन्होंने ये कहा कि जो पीडीएम हुकूमत में इत्तेहादियों की तवज्जो थी वो ज़ाती दुश्मनियों पर थी। उन्होंने इत्तेहादियों को कहा है, एक की बात नहीं की है कोई, तो उन्होंने कहा इसलिए कामयाब नहीं हो सके। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मईशत चलाना जो है वो ना तो केयर टेकर का काम है और ना केयर टेकर के जो है ना वो सरपरस्तों का काम है। जबरदस्ती जो है ना वो मामला को एक जगह पे रखे गए हैं। बुलवा के जो बिजनेसमैन ग्राहक हैं, जो बड़े बिजनेसमैन, उनको बुलवा के और उनसे बता दिया गया। उनसे पहले तो मुलाकात नहीं की गई और फिर मुलाकात करने के बाद जो है उनको बता दिया गया कि हम ये चाहते हैं। तो जाहिर है कि इस मामले में बड़े कसूरवार बिजनेसमैन ही थे, या तो इस डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी या वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। सियासतदानों को आप इल्जाम दे सकती हैं कि जी उनकी तरफ से जो ना वो सख्ती नहीं होती, मगर सियासतदानों की इलेक्टेड गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां होती हैं। यहाँ उन पर सख्ती की गई है और उनको तकरीबन जो है ना वो एक बहुत सख्ती से आप इसको कह लीजिए कि कहा गया कि हम यहाँ पे ये चीज देखना चाहते हैं। अब वो हमारे वाले भी जो है ना वो लातों के भूत हैं, शायद वो बातों से नहीं मानते जो बिजनेसमैन है। मगर ये जो सब कुछ किया गया है वो जबरदस्ती किया गया है। उसका पता नहीं रिजल्ट अच्छा निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये मैं अभी इस वक्त नहीं कह सकता। मुमकिन है कि ये अगले इलेक्शन तक चले और अगले इलेक्शन में फिर उसके बाद जो है ना वही उसी पुराने पैटर्न पे आ जाए और फिर उसका इल्जाम जो है वो पॉलिटिशियन को दिया जाए, तो ये मजीद खराब हो जाएगी बात। मगर ये कम से कम जो है ना वो सबको पता है कि यहाँ जो है ना बात बिजनेसमैन के हवाले से बहुत सारी जबरदस्ती रखी गई है। तो सबके हवाले से कर रहे हैं। बिलावल साहब बादशाह आदमी है, बादशाह 16-17 महीने तो उनका जो है ना एक जहाज पे चढ़ते थे और दूसरे जहाज से उतरते थे, तो उनका तो पाँव पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं लगता था। और अब जो है ना उसके बाद इल्जाम दे रहे हैं हमारी कारकर्दगी में। वो तो कहते हैं मैं वजीर खारजा था ना, इसलिए एक पैर जमीन पे नहीं था। वो लोग कहते हैं कि उनके जो है ना वो जहाज में जो है ना वो जेट लैग इनका खत्म नहीं हो रहा था। वो उनको इतने चक्कर चढ़े हुए थे कि वो चक्कर ही नहीं उतर रहे थे उनके। तो मेरा ख्याल है चक्कर अभी भी नहीं उतर रहे हैं। उन्हीं चक्करों के जेर असर जो है ना वो कोई इधर उधर की बात मार देते हैं। कल एक और बात भी उन्होंने कर दी थी कि इससे ज्यादा जो नौजवान के अलावा जो क़यादत है उनको जो है ना उन्होंने मशवरा दिया था कि उनको फारिग कर दिया जाए। आज ही दिया है। आज उन्होंने कहा घर बैठे मदरसे में बैठे बस सियासत छोड़ दें। वो वालिद साहब को बिठाए ना। देखिए आप अपने नजरियात के साथ कम से कम अपनी पार्टी भी तो करें ना। दूसरों पे तो नहीं कर सकते ना। आप अपनी पार्टी पे तो इस्लाह कर दें कम से कम। अगर उनमें अमल और कौल में कोई अमल और अमल में कोई फर्क नहीं है, तो क्या पता वो उनको भी मशवरा दे रहे हो टीवी पे आके। सेंटर साहब, क्या पता वो उनको भी मशवरा टीवी पे दे रहे हो, घर पे ना दे सकते हो, जैसे खान साहब को टीवी से पता चलता था डॉलर का और सारी चीजों का। मेरी तरफ से मुफ्त मशवरा है कि जो कौल अमल में जब तजाद नहीं होता तो उस वक्त जो है ना लोग जो है दूसरे भी उससे जो है रोशनी हासिल करते हैं। तो घर से शुरू करें, वालिद साहब को बिठाएं और अपनी पार्टी के जितने सीनियर्स हैं उनको भी बिठा दें, फिर उसके बाद दूसरों के लिए मशवरा। हमारे लिए जो है रोशनी की जो जगह है वो नबी करीम का जो है वो तरीकाकार है। नबी करीम ने 40 साल की उम्र में जो है नबूवत का ऐलान किया। 63 साल की उम्र तक वो लड़ाइयों में भी शरीक होते रहे, वो हुक्मरानी भी करते रहे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक थी, उनके बाकी मामला भी जो है वो सारे ठीक ठाक थे। तो नबी जो है ना वो जिस दिन बीमार हुए हैं उससे पहले तक जो है ना वो सारे मामला अपने
एक ममलिकत के हवाले से इंजाम देते रहे, तो हमारे लिए तो एक तरीकाकार मौजूद है। मगर वो जो उन्होंने जो अपने वालिद मोहतरम से शुरू करें और बाकी पार्टी के अंदर जो है ना वो सारा बिलावल साहब इतने ज्यादा क्यों मुश्तइल हुए वे, क्या वजूहात क्या लग रही हैं आपको, इतनी बेचैनी क्यों नजर आती है कि उनके वालिद मोहतरम का और उनका बयान में भी बहुत जमीन आसमान का फर्क है, या फिर गुड कॉप और बैड कॉप की सियासत हो रही है कि घर से? देखिए वो बिलावल मेरे लिए जो है अपने नाना की वजह से या अपनी माँ की वजह से मोहतरम है। जरदारी साहब खुद भी जो रख रखाव वाले आदमी है, उनका भी मुझे एहतराम है। मगर बिलावल साहब कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं कि जिस बात का जो है ना वो उनको खुद भी जो है ना समझ नहीं आती है, उनके पार्टी के लोग भी डिपेंड नहीं कर पाते। तो इस तरह की बातें न करें, कम से कम उनके साथ जितने भी उनके अंकर उनसे बहुत सीनियर है और बहुत रिस्पेक्टेबल है जो आसपास ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सेंटर कैमरा मिर्जा साहब आपका। से पहले नवाज महर साहब और राना एहसान अफजाल साहब थे। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, इलेक्शन 2024 का जैसे मैंने कहा आगाज में भी कि तबले जंग बच चुका है। कौन किसके साथ होगा और कौन किसको आउट करेगा, आखिर में कौन हकदार होगा, ये बहुत बड़ा वारका है और अब से लेकर इलेक्शन तक यही सवालात उठते रहेंगे। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, नताइज नहीं निकल आते, तब तक भी और उसके बाद भी फिर एक और लड़ाई चलेगी कि जी इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए या नहीं हुए। यही नारे और बातें हैं जो कि हम पिछले कई सालों से पाकिस्तान की सियासत में कई दिहाइयों से देख रहे हैं, लेकिन क्या इनका कोई हल निकलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।